Dear students, Assalamu alaikum. Today's lecture is our last lecture. In this lecture, I will try to summarize all the contents that we discussed in this course. In our first lecture, we started with the basic concepts of software engineering and project management. This lecture was based on the text from chapter 1 of software engineering book, that is by Pressman, and chapter 1 of IT project management written by Shalwabi. So in this specific lecture, we discussed why we need better project management techniques, because there is huge investment in IT projects. बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है और बहुत ज़्यादा रेशो जो है वो IT प्रोजेक्ट के जो फेलियर रेट है वो काफ़ी है. और क्योस की स्टडीज़ को हमने स्टैंडिश ग्रुप की स्टडीज़ को डिस्कस किया और उसमें बड़ी अलार्मिंग फिगर्स थी जो कि इंडिकेट करती हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द IT प्रोजेक्ट्स वो फेल हो जाते हैं और वो जो बेसिक सक्सेस क्राइटेरिया है उसको मीट नहीं करते. तो इसलिए हमने कहा कि वी मस्ट फोकस ऑन बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स. हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम, और फिर इसी तरह से हमने बात की कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है. और इसमें हमने देखा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है दैट इज़ स्पेसिफिक टू वन प्रोजेक्ट, जबकि प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है टू अचीव सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दैट कैन नॉट बी अचीव बाय इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स. तो उस तरह की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अंडर द हेडिंग ऑफ प्रोग्राम होते हैं. और जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, इट इज़ ए काइंड ऑफ डेटाबेस और रिपोजिटरी ऑफ योर प्रीवियस प्रोजेक्ट्स. और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है बेस्ड ऑन पोर्टफोलियो डिसाइड कर सकती है कि विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर मोर फिजिबल, या जिसके अंदर आप समझते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज़ हैं और आपके प्रोजेक्ट के लिए लॉन्ग रन जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं. तो उस तरह के जो है प्रोजेक्ट्स के लिए आप परस्यू करते हैं. और फिर हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंदर नॉलेज एरियाज़ को डिस्कस किया कि क्या नॉलेज एरियाज़ हैं, क्या फैसिलिटेटिंग जो है नॉलेज एरियाज़ हैं, क्या कोर नॉलेज एरियाज़ हैं, और किस तरह से इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है. और फिर आने वाले लेक्चर्स में इसको फर्दर जो की नॉलेज एरियाज़ है उनको डिस्कस किया हमने. फिर हमने बात की कि प्रोजेक्ट सक्सेस फैक्टर्स क्या है. उसके अंदर हमने देखा कि जो टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, जो आपके सॉफ्ट स्किल हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं. और फिर इसी तरह से हमने देखा कि जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं उनकी क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. और फिर इसी तरह से हमने डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो क्या सजेस्ट करता है स्किल्स जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स के अंदर होने चाहिए. तो ये जो पहला चैप्टर था और पहला लेक्चर था, इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया. लेक्चर 2 के अंदर हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्टेक्स्ट इसको डिस्कस किया. ये हमारा टॉपिक था और ये लेक्चर बेस करता चैप्टर 2 के ऊपर, चैप्टर 2 ऑफ IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो बुक है उसमें. और इसके अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट्स को एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. एंड वी डिस्कस्ड सिस्टम फिलॉसफी, जिसके अंदर हमने कहा कि हमें इन टर्म्स ऑफ सिस्टम सोचना होगा व्हेन एवर वी गो फॉर सम प्रोजेक्ट. और 3 जो है मेजर आप सिस्टम्स या पर्सपेक्टिव्स हैं जिनको देखना ज़रूरी है, दैट इज़ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी.
और बिजनेस के अपने जो है पर्सपेक्टिव में चीज़ें होंगी, उनको अंडरस्टैंड करना कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ऑर्गेनाइजेशन के अपने कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्ट्रक्चर है, उसकी अपनी पॉलिसी है, उसका जो अपना सेटअप है, उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रोजेक्ट को देखना, और सिमिलरली टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में कि टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट किस तरह का है। तो इस तरह के ये जो डिफरेंट तीनों इसको स्फेयर कह लें या इसको आप सिस्टम्स कह लें, इनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है व्हेन एवर वी डिसाइड फॉर द प्रोजेक्ट, और या यूँ कह लें कि जब प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी की बात करते हैं। फिर इसी तरह से हमने ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम्स की बात की कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह के जो है फैक्टर्स जो है एग्जिस्ट करते हैं, या किस तरह की उनके डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स हैं जो कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को या उसके सक्सेस या फेलियर के अंदर जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो 4 डिफरेंट टाइप के फ्रेम्स को हमने डिस्कस किया। स्ट्रक्चर के अंदर हमने उसके वैसे इन जनरल जो ऑर्गेनाइजेशन का लेआउट है, किस तरह से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन की हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि जैसे हमने कहा कि प्योर फंक्शनल जो है वो स्ट्रक्चर होता है, या प्योर प्रोजेक्ट होता है, या इसका मिक्स होता है, मैट्रिक्स होता है। फिर इसी तरह से हमने HR फ्रेम की बात की, एंड इट वाज अबाउट हाउ ऑर्गेनाइजेशन डील विद द ह्यूमन रिसोर्स, उनकी क्या नीड्स हैं, उसको कैसे फुलफिल करना है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने पॉलिटिक्स की बात की, और अक्सर पावर पॉलिटिक्स होती है या और इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स के अपने मोटिव्स होते हैं, और वो प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी हो सकते हैं। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ जो लोग या ग्रुप्स जो हैं वो ओपोनेंट भी हो सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के, या उसके सपोर्टर भी हो सकते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल फ्रेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड सिमिलरली वी डिस्कस्ड अबाउट द सिंबॉलिक फ्रेम, और सिंबॉलिक फ्रेम ये था कि जो आपको इवेंट नज़र होते हुए नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ नॉट द होल स्टोरी, ये ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी मीनिंग क्या है। आपके बॉस ने प्रोजेक्ट मैनेजर ने मीटिंग कॉल की है, तो एक तो ये अपरेंट एक बात है कि मीटिंग कॉल हुई है, लेकिन इस मीटिंग के अंदर इसके क्या डिस्कस होने जा रहा है या इसका मोटिव या ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सिंबॉलिक उसके जो है अंडरस्टैंडिंग है, जो कि आपको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ आती है कि अच्छा भाई ये जो मीटिंग है ये बॉस ने या प्रोजेक्ट मैनेजर ने मोटिवेट करने के लिए टीम को जो है मीटिंग कॉल की है, या उनको डांट डपट करने के लिए मीटिंग कॉल की है। तो इस तरह की डिफरेंट जो है सिंबॉलिक मीनिंग कह लें के होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इनको अंडरस्टैंड करना फॉर द प्रोजेक्ट ये बहुत ज़रूरी है। और फिर इसी तरह से हमने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बात की, एंड वी सेट के डिफरेंट फेजेस में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को। जैसे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल होती है, बिल्कुल उसी तरह से प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, और उसमें हमने बात की कि द इनिशियल फेज इज कॉन्सेप्ट, ये जर्नल हम उसको 4 फेजेस में डिस्कस कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज डेवलपमेंट, थर्ड वन इज इम्प्लीमेंटेशन, and fourth one is close out. Lecture 3 it was about project integration management, और ये चैप्टर 4 से था IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक से, और इसके अंदर जो है हमने इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस पे बात की, एंड whatever the practices or techniques we apply within the organization for some specific project, तो जब तक इंटीग्रेशन नहीं होगी, जब तक इंटीग्रेटेड जो है वो अप्रोच नहीं होगी, तो वो जो है वो बेकार होगा। तो इस पे हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन की, और हमने यहाँ पे बात की कि क्या जो है ना रिसेंट IT ट्रेंड्स है इन IT प्रोजेक्ट्स, और IT प्रोजेक्ट्स के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट जो ट्रेंड है या जिसको कहना चाहिए फिनोमेना है, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन को हमने कहा कि जो पूरी आपकी इकोनॉमी है या पूरी आपकी जो जिस तरह हम कहते हैं कि ग्लोबल विलेज, दुनिया को हम ग्लोबल विलेज कह रहे हैं, उसकी पूरी मार्केट के जो है वो ग्लोबल मार्केट है, आपके लिए एक्सेसिबल है ड्यू टू डिफरेंट रीज़न। जिसके अंदर एक सबसे मेजर रीज़न ये है कि
जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड है वो अब समहाउ जो है सिंपलर है, इजियर है। तो उसकी वजह से जो है ग्लोबलाइजेशन की तरफ जो है बिजनेसेस ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने मूव किया है। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है ऑफिसेज हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, और वो उस तरह से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। और इसके अंदर आईटी प्रोजेक्ट्स के हवाले से हमने बात की कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी एक कंट्री के अंदर बैठ के किसी दूसरे कंट्री में अपना आउटसोर्स करती है प्रोजेक्ट, और वहाँ से वो जो है डेवलपमेंट कराती है। इसकी डिफरेंट रीज़न है कि जो आउटसोर्सिंग मार्केट है, जहाँ पे आउटसोर्स किया जा रहा है, वो वहाँ पे चीपर है, वहाँ पे स्किल्ड वर्कर जो है वो इजीली अवेलेबल है। तो एनीवेज जो करंट जो हमारी इंडस्ट्री है, मतलब इन जनरल ग्लोबल बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग का ट्रेंड बना। और फिर जब आउटसोर्सिंग की बात करते हैं तो फिर वर्चुअल टीम्स की बात होती है कि डिफरेंट जो टाइम जोन्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टीम्स हैं, लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट टाइम जोन के साथ, डिफरेंट कल्चर्स के साथ, लेकिन स्टिल एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो वर्चुअल टीम्स हैं। अब इन वर्चुअल टीम्स के अपने जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, उसको हमने देखा और डिस्कस किया। फिर हमने बात की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स की, और हमने कहा कि जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, जैसे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, उसी तरह से जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हैं डिफरेंट, उनको भी डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। और वो 5 तरह के प्रोसेस ग्रुप्स हैं। द फर्स्ट वन इज इनिशिएटिंग, सेकेंड वन इज प्लानिंग, थर्ड वन इज एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, एंड फाइनली क्लोजिंग प्रोसेसेस। हमने ये बात की कि ये जो प्रोसेस ग्रुप्स है ये इंडिपेंडेंट ऑफ फेज है, प्रोजेक्ट फेज। किसी भी प्रोजेक्ट फेज के अंदर ये डिफरेंट तरह के प्रोसेस ग्रुप्स हो सकते हैं, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक फेज के ऊपर कोई एक जो है प्रोसेस ग्रुप ज्यादा एक्टिवली जो है वो हाईलाइट हो सकता है और उस पे ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म हो सकती हैं। किसी और फेज के ऊपर किसी और प्रोसेस ग्रुप की जो है वो ज्यादा, जैसे अगर सपोज हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन फेज, तो इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर जो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस है वो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन इट डजेंट मीन कि जो इनिशिएटिंग प्रोसेसेस है वो नहीं होंगे या प्लानिंग प्रोसेसेस नहीं होंगे। प्लानिंग प्रोसेसेस भी किसी हद तक उसमें वहाँ पे नज़र आएंगे। लेकिन अगर हम इनिशियल स्टेज फेज की बात करें, कॉन्सेप्शन की बात करें, तो वहाँ पे इनिशिएटिंग और प्लानिंग के जो प्रोसेसेस हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट होंगे। फिर हमने बात की कि प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट जो है, इसके अंदर क्या की प्रोसेसेस है, और उन प्रोसेसेस से रेलेवेंट जो है हमने अपने जो भी की कॉन्सेप्ट्स या डिस्कशंस थी उनको हमने ज़रूर देखा। Lecture 4 was about project scope management, और it was based on chapter 5 of IT project management। और इसके अंदर हमने जो स्कोप मैनेजमेंट है उसको डिस्कस किया कि स्कोप मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। स्कोप मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो स्कोप, सबसे पहले तो स्कोप जो कीवर्ड है, दैट इज़ टू फुलफिल जो भी डिसाइडेड और एग्रीड जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करने की बात है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोजेक्ट स्कोप। और इसके अंदर जो की प्रोसेसेस हैं उसकी हमने बात की। द फर्स्ट की प्रोसेस वाज कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स, और इस पे डिटेल में आपने जो है वो पहले भी पिछले सब्जेक्ट में भी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 में भी पढ़ा। डिफरेंट फेजेस हैं रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग या रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट के हवाले से, और डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे थ्रू इंटरव्यूज़ हो सकता है, थ्रू क्वेश्चनर्स हो सकता है कि किस तरह से आप रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं। और इसी तरह से सेकंड जो की प्रोसेस था, दैट इज़ डिफाइनिंग स्कोप। और जब स्कोप डिफाइन करते हैं आप डिफरेंट जो है रिक्वायरमेंट्स को या एक्टिविटीज़ को जो है वो नोट डाउन करते हैं, तो उसके साथ आप रिसोर्स को एस्टिमेट्स करते हैं, क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। और फिर आपने जो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बात की कि यू नीड टू क्रिएट द WBS, और ये थर्ड की प्रोसेस था। और इसके अंदर भी डिफरेंट अप्रोचेस थी जिनको हमने डिस्कस किया, जैसे टॉप डाउन, बॉटम अप, और इस तरह की डिफरेंट अप्रोचेस को डिस्कस किया। फिर हमने वेरीफाइंग स्कोप की बात की कि जिसके अंदर आपको
कस्टमर की फॉर्मल एक्सेप्टेंस चाहिए होती है और थ्रू फॉर्मल एक्सेप्टेंस जो है आप प्रोजेक्ट क्लोजर की तरफ जाते हैं। और फिर हमने बात की कंट्रोलिंग स्कोप की, ये एक और की प्रोसेस है और इसके अंदर वी डिस्कस्ड अबाउट द चेंज कंट्रोल के जो भी स्कोप के हवाले से प्रोजेक्ट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर चेंज होती हैं तो किस तरह से जो है उसको हैंडल करना है, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसको हमने डिस्कस किया। और चेंज को हम बाकी लेक्चर्स में भी जहाँ जहाँ पे रेलेवेंट था इसको हमने डिस्कस किया कि चेंज का क्या इफेक्ट होगा। तो स्कोप के हवाले से भी चेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्कोप अगर चेंज होता है प्रोजेक्ट के स्टार्ट में इनिशियल फेजेस के ऊपर तो वहाँ पे शायद इतनी इसकी कॉस्ट नहीं होगी, लेकिन अगर जैसे जैसे प्रोजेक्ट मैच्योर होता चला जाता है, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, तो फिर स्कोप को चेंज करना जो है ये एक प्रॉब्लमेटिक जो है हो सकता है एरिया। लेक्चर 5 और 6 जो था दैट वाज अबाउट प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट और ये चैप्टर नंबर 6 था आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो बुक है उसका। और इसके अंदर हमने इसके टाइम के हवाले से जो है की प्रोसेसेस को डिस्कस किया। और इससे यहाँ पे इसके की प्रोसेसेस को जो है वो जस्ट समराइज करने से पहले ये मैं बता दूं आपको कि ट्रिपल कांस्टेंट की हमने बात की थी और ट्रिपल कांस्टेंट जो है वो था कि स्कोप, टाइम और कॉस्ट। तो स्कोप, टाइम और कॉस्ट जो है वो तीनों बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन के हवाले से। और इसको जो है अगर हम अचीव करते हैं विद इन एस्टिमेटेड जो है जो भी टाइम है, कॉस्ट है और जो भी हमारा स्कोप है उसके साथ, तो ये समहाउ वी में से कि प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल कंप्लीट किया है। इसके अंदर एक और चीज़ जो है वो जो ज़रूरी है दैट इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। डेफिनेटली कस्टमर का सेटिस्फाई होना वो भी एक ज़रूरी है। तो बहरहाल टाइम मैनेजमेंट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और इसमें हमने कहा कि डिफाइनिंग एक्टिविटीज़ जो है दैट इज़ फर्स्ट की प्रोसेस। और आप इसमें क्या करते हैं, एक्टिविटी लिस्ट बनाते हैं, वो क्रिएट करते हैं। उसके अंदर क्या होगा, एक्टिविटीज़ डिफरेंट क्या है, उनका कोई स्पेसिफिक टाइटल होगा, उनकी कोई यूनिक आईडी होगी, उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा। और फिर हमने कहा कि वी नीड टू सीक्वेंस दोज एक्टिविटीज़। और ये सेकंड की प्रोसेस है टाइम मैनेजमेंट का। इसमें हमने बात की कि हमें वी नीड टू डिटरमिन द डिपेंडेंसीज बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज़। और 3 तरह की हमने डिपेंडेंसीज जो है वो डिस्कस की, मैंडेटरी, डिस्क्रिशनरी और एक्सटर्नल। मैंडेटरी को हमने कहा कि जो कि हर हाल में एग्जिस्ट करेंगी, इस तरह की डिपेंडेंसीज हैं जिनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। डिस्क्रिशनरी जो है वो आमतौर पे ऑप्शनल होती हैं। और एक्सटर्नल वो होती हैं जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट तरह की टास्क या जो एक्टिविटीज़ हैं उससे रिलेटेड जो डिपेंडेंसीज होती हैं। और फिर हमने कहा कि जब हम एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस करते हैं तो उसमें वी नीड टू एवेलुएट द रीज़न फॉर डिपेंडेंसीज। किस हद तक वो जो है उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, जो भी डिफरेंट डिपेंडेंसीज है उसकी बात हमने की। फिर हमने कहा कि थर्ड जो की प्रोसेस है दैट इज़ एस्टिमेटिंग एक्टिविटी रिसोर्सेज। और इसके अंदर हमने रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बात की, जैसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है उसी तरह से हमने कहा कि अब डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से क्या हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं और उसको कैसे हम प्रॉपर हायरार्किकल वे में जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। और डेफिनेटली जो भी हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम अपडेट्स करेंगे इसमें। और फिर हमने बात की एस्टिमेटिंग एक्टिविटी ड्यूरेशंस की, कि ड्यूरेशन कितनी चाहिए होगी। और इसके अंदर हमने डिस्कशन की ड्यूरेशन वर्सेस एफर्ट की। और हमने कहा कि ड्यूरेशन जो है वो डिफरेंट है एफर्ट से। ड्यूरेशन है कि हमें 2 डेज़ के अंदर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ये ड्यूरेशन है, टाइम से रिलेटेड है। लेकिन एफर्ट जो है वो इसके अंदर जो है वो और रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स के हम कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि एफर्ट जो है इसके ऊपर हमें 40 जो है आवर्स चाहिए होंगे, डेवलपर के आवर्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो 40 डेवलपर्स आवर्स जो है, अब अगर ये एक्टिविटी 2 दिन में परफॉर्म करनी है और 40 डेवलपर्स आवर्स चाहिए तो ऑब्वियसली
ये एक डेवलपर के साथ 2 दिन में एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो हमें अकॉर्डिंगली जो है डेवलपर्स चाहिए होंगे अगर हम चाहते हैं कि इसको 2 दिन में कंप्लीट किया जाए। तो ये ड्यूरेशन और एफर्ट का फ़र्क हमने देखा, और फिर हमने कहा कि एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेट्स करते हैं, और 3 पॉइंट एस्टिमेट्स की हमने डिस्कशन की, और इसमें हमने देखा कि किस तरह से कुछ जो है वो बिल्कुल इनिशियल तरह के एस्टिमेट्स होते हैं, कुछ जो है वो एवरेज होते हैं, और कुछ बहुत स्पेसिफिक या बिलो द एवरेज एस्टिमेट्स होते हैं। फिर हमने बात की कि वी नीड टू डेवलप द स्केड्यूल, और स्केड्यूल के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविटी है दैट इज़ टू क्रिएट द गैंट चार्ट्स, और गैंट चार्ट्स के अंदर आप बताते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ हैं, कितना उसका टाइम ड्यूरेशन होगा, क्या माइलस्टोन्स होंगे, कब उनको अचीव करना है, और ये डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करता है बाद में स्केड्यूल को ट्रैक करने में। हमने गैंट चार्ट के अंदर ही ट्रैकिंग गैंट चार्ट की भी बात की कि हम उसके ऊपर फिर दोबारा अपनी जो प्रोग्रेस है उसको वैल्यूएट कर सकते हैं, जो एक्चुअल जो डेटा है उसको अगर हम इनपुट करें तो फिर हम देख सकते हैं कि स्केड्यूल से कितने पीछे हैं, कौन से माइलस्टोन्स अचीव किए, कौन से नहीं किए। इसी तरह से हमने क्रिटिकल पाथ मेथड की बात की कि क्रिटिकल पाथ मेथड जो है वो हमें अर्लीस्ट टाइम बताता है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, और इन अदर वर्ड्स इट इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ ऑन द ऑन डिफरेंट पॉसिबल पाथ्स जो भी उसके हैं उसमें से जो है ये लॉन्गेस्ट पाथ है। और इसको फोकस में रखना या इसको मॉनिटर करना क्लोजली ये ज़रूरी है, क्योंकि इस पाथ के ऊपर कोई भी एक्टिविटी अगर डिले होगी तो आपका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो डिले हो जाएगा। और फिर हमने बात की कि जो स्केड्यूल ट्रेड ऑफ होते हैं यूजिंग क्रिटिकल पाथ मेथड वो किस तरह से हो सकते हैं कि आप स्केड्यूल के हवाले से किस तरह से ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। हमने फ्री स्लैक की बात की, टोटल स्लैक की बात की। किसी एक एक्टिविटी के बाद अगर हमारे पास टाइम है, हम विदाउट डिलेइंग जो है अदर एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट अगर हम उसको डिले कर सकते हैं तो उसको उस टाइम को हम जो है फ्री स्लैक कहते हैं। इसी तरह से जो ओवरऑल हमारे पास टाइम है विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट उसको हमने टोटल स्लैक की बात की। और फिर हमने कहा कि अगर हमने स्केड्यूल को शॉर्टन करना है तो हाउ वी कैन डू इट, कि उसके अंदर हम और ज़्यादा जो है वो रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक्टिविटी को जो है हम फास्ट कर सकते हैं। या हमने कहा कि फास्ट ट्रैकिंग, ये क्रैशिंग की बात हो रही है, फास्ट ट्रैकिंग की हमने बात की कि फास्ट ट्रैकिंग में क्या हो सकता है कि पैरेलल के अंदर हम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। तो ऑब्वियसली हमें टाइम और कॉस्ट का जो है ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। अगर हम टाइम को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, हम कॉस्ट को थोड़ा बढ़ाएंगे, रिसोर्सेज को थोड़ा बढ़ाएंगे, और इस तरह से एक्टिविटीज़ को जल्दी कर लेंगे। और फिर इसी तरह से हमने क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग की बात की, और उसके अंदर हमने कहा कि जो क्रिटिकल रिसोर्सेज होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वो लिमिटेड होते हैं, उनको उनकी अवेलेबिलिटी को देखते हुए वी नीड टू एस्टिमेट द टाइम एंड मैनेज द टाइम। और उसमें हमने बात की कि रादर देन कि हम फ्री स्लैक और टोटल स्लैक की बात करें, हम प्रोजेक्ट बफर और फीडिंग बफर की बात करते हैं। ओवरऑल जो आपका प्रोजेक्ट है, जो उसका टाइम है, उसके उस कंप्लीशन से पहले हम वहाँ पे बफर ऐड कर सकते हैं रादर देन कि हम हर एक एक्टिविटी के साथ करें। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल चेन जो है, उसके ऊपर जो है टाइम जो है थोड़ा सा स्पेयर ऐड करें, बफर उसके अंदर ऐड करें, और अगेन एक्टिविटीज़ के साथ ये एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। और फिर आखिर में हमने बात की एज यूजुअल हाउ टू कंट्रोल द स्केड्यूल। हर की एरिया, नॉलेज एरिया जो है उसके अंदर जो एक की प्रोसेस है दैट इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे हमने बात की हाउ टू कंट्रोल द स्केड्यूल। लेक्चर नंबर 7 जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट पे था। चैप्टर नंबर 7 आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है। फिर इसी तरह से हमने हाउ टू एस्टिमेट द कॉस्ट, इसके लिए जो है हमने कुछ टेक्निक्स को देखा, लाइक रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कि बिल्कुल आपका इनिशियल जो एक एस्टिमेट होता है और प्रोजेक्ट कंप्लीशन से काफ़ी पहले होता है, 3-4 साल पहले। इसी तरह से बजटरी था, बजटरी ज़्यादा जो है क्लोज टू द रियल एस्टिमेट्स होता है और ये 1-2 साल पहले होता है। और डेफिनेटिव कॉस्ट एस्टिमेट्स जो होता है वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन से 1 साल पहले होता है और ये बहुत ज़्यादा क्लोज जो है एस्टिमेट होता है।
और फिर हमने कॉस्ट एस्टिमेशन टूल्स और टेक्निक्स की बात की। उसमें हमने कहा कि हमारे पास टॉप डाउन एस्टिमेट्स भी हो सकते हैं, बॉटम अप एस्टिमेट्स भी हो सकते हैं। एक्टिविटीज़ को जो है वो देखते हुए हम टॉप टू डाउन या बॉटम टू अप जा सकते हैं। और फिर हमने पैरामीट्रिक मॉडलिंग की बात की। पैरामीट्रिक मॉडलिंग में डिफरेंट पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करते हैं जो कि प्रोजेक्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी वेटेज होती है और उसकी बेस के ऊपर हम कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। कोकोमो और कोकोमो 2 जो है वो इसकी एग्जांपल है पैरामीट्रिक मॉडलिंग की टेक्निक्स की। और फिर हमने डिस्कस किया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं आईटी प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट्स के साथ, और इसमें हमने कहा कि जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं वो इतने एक्सपर्ट्स नहीं होते टेक्निकल में, तो वो एरिया में या टेक्निकल एक्सपर्टीज उनकी अच्छी होती हैं, लेकिन कॉस्ट के हवाले से या मैनेजमेंट के हवाले से वो नहीं होता। तो और आम तौर पे वो क्या होता है कि अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो अंडर एस्टिमेशन जो है वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है और रियल एस्टिमेट्स की तरफ जाना चाहिए। और समटाइम्स आप कस्टमर को या टॉप मैनेजमेंट को जो है वो नाराज़ नहीं करना चाहते और इसलिए अनरियलिस्टिक एस्टिमेट्स देते हैं। तो उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द रियल सिचुएशन। और फिर इसी तरह हमने बात की आखिर में कि हाउ टू कंट्रोल द बजट, और इसके अंदर अर्न वैल्यू मैनेजमेंट एक टेक्निक थी जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। Lecture number 8 was about project quality management and project communication management. और जो project quality management है that is chapter 8 of IT project management और communication management is chapter 10। और इसके अंदर हमने क्वालिटी मैनेजमेंट को ब्रीफली डिस्कस किया क्योंकि बाद में हमने कुछ लेक्चर्स के अंदर इसको डिटेल में देखा। क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से जो की कॉन्सेप्ट्स थे उनको हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखा कि क्वालिटी मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, क्वालिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, और जो की कॉन्सेप्ट्स की प्रोसेसेस हैं दैट इज़ प्लानिंग क्वालिटी, परफॉर्मिंग क्वालिटी एश्योरेंस और परफॉर्मिंग क्वालिटी कंट्रोल, इनको हमने ब्रीफली डिस्कस किया। और प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के अंदर हमने कहा कि कम्युनिकेशन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। अगर प्रॉपरली आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे अबाउट प्रोजेक्ट स्टेटस और प्रोग्रेस तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसके अंदर जो की प्रोसेसेस थे, द फर्स्ट वन वाज आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर के वी नीड टू आइडेंटिफाई ऑल द स्टेक होल्डर्स। जब तक स्टेक होल्डर्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तो तब तक हमें क्या जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उनकी क्या कम्युनिकेशन नीड्स या रिक्वायरमेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई नहीं होगी। और फिर सेकेंडली वी नीड टू प्लान द कम्युनिकेशन कि अब किस तरह का स्टेक होल्डर है, उसकी क्या प्रेफरेंस है, उसको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए और क्या मीडियम जो है उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। सो वी नीड टू प्लान इट। और फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन, वो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स हैं, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन मैनेजिंग स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस, डेफिनेटली हर डिफरेंट जो स्टेक होल्डर है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी। किसी को हार्ड कॉपी में चाहिए, किसी को जो है वो ईमेल के ऊपर अपडेट करना है, हो सकता है किसी को महीने बाद इंटरेस्ट हो प्रोजेक्ट की अपडेट में, किसी को डेली बेसिस पे हो लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये एक की प्रोसेस है। और फिर रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस, और रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस के अंदर हमने कहा था कि किस तरह से जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आप जनरेट करते हैं और किस तरह से उसको डिसमिनेट करते हैं। लेक्चर 9 वाज अबाउट प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। इट इज़ चैप्टर 11 ऑफ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और यहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। व्हाट इज़ रिस्क, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क यूटिलिटी या टॉलरेंस, और इस तरह के डिफरेंट जो हमने 3 डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस या लोग होते हैं, रिस्क अवर्स होते हैं, रिस्क सीकिंग होते हैं, रिस्क न्यूट्रल होते हैं। तो दो यूँ कह लें कि 2 एक्सट्रीम केसेस है और एक जो है एवरेज केस है। फिर हमने बात की प्लानिंग रिस्क मैनेजमेंट की, हाउ टू प्लान फॉर द रिस्क, और इसके अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं और डिफरेंट हमारे जो है जैसे प्लान बी सी होते हैं उस तरह से हम डिफरेंट अपने प्लान्स करते हैं कि अगर ये इवेंट अकर होगा, ये रिस्क अकर होगा तो कैसे हमने उसको डील करना है। फिर हमने बात की कि वी नीड टू आइडेंटिफाई रिस्क और उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस किया लाइक द ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्वाइट कॉमन टेक्निक। आप बैठे, प्रोजेक्ट टीम बैठे और मिलके वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और फिर उनको कैटेगराइज किए, उनको रिफाइन करें और उनको
फर्दर क्लासिफाई करें। डेल्फी टेक्निक की बात की कि वी इन्वॉल्व एक्सपर्ट्स और उनकी ओपिनियन की बेस के ऊपर जो है हम इस केस में रिस्क को आइडेंटिफाई करें और उसको फिर दोबारा कंसोलिडेटेड लिस्ट के साथ आएँ और फिर उनको कहें कि वो रिव्यू करें। इसी तरह से इंटरव्यूइंग की बात की, स्वॉट एनालिसिस की बात की कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, ये बड़ी कॉमन टेक्निक है। प्रोजेक्ट सिलेक्शन के हवाले से भी हो सकती है, रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से भी हो सकती है। वी मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ चेकलिस्ट जो पहले से बनी हो और उसको देख के हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए रिस्क को हाईलाइट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिस्क रजिस्टर्स बनाते हैं जिसके अंदर इस तरह से डिफरेंट रिस्क जो है, क्या उनकी आइडेंटिफिकेशन है, क्या उनका लेवल है थ्रेट का या पॉसिबिलिटी का, इस तरह से डिफरेंट उसको हम देख सकते हैं। फिर हमने बात किया कि परफॉर्मिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने कहा कि वी नीड टू प्लान फॉर रिस्क रिस्पॉन्सेस, कैसे हमने उसको डील करना है जब वो इवेंट अकर होता है। तो उसके अंदर हमने रिस्क अवॉइडेंस की बात की, रिस्क एक्सेप्टेंस की बात की कि वी नीड टू ट्राई फॉर द अवॉइडेंस, कैसे हम उसको किसी भी इवेंट को अकर होने से अवॉइड कर सकते हैं, और या हम रिस्क को अकर होने दें और उसको एक्सेप्ट करें और फिर उसको देखें कि उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। इसी तरह से रिस्क ट्रांसफरेंस की बात की कि हम थ्रू इंश्योरेंस या थ्रू थर्ड पार्टी जो है इसको रिस्क को ट्रांसफ़र करें। रिस्क मिटिगेशन की बात की, रिस्क एक्सप्लॉयटेशन की बात की, रिस्क शेयरिंग की बात की, और फाइनली हमने बात की हाउ टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द रिस्क। लेक्चर नंबर 10 से हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो हमारा दूसरा मेजर पोर्शन था कोर्स का, उस पे जंप किया, और ये लेक्चर जो था इट वाज बेस्ड ऑन चैप्टर 8 ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बुक बाय प्रेसमैन, और इसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को रिफ्रेश किया, अपने कॉन्सेप्ट्स को सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के हवाले से कि डिज़ाइन क्या है, गोल ऑफ डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन प्रोसेस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट ये क्या है, और फिर हमने क्वालिटी गाइडलाइंस, डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और मॉडल्स की बात की, और हमने बात की कि जो कैसे जो है वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस इवॉल्व हुआ। पहले प्रोसीजरल अप्रोच थी या स्ट्रक्चरल अप्रोच थी, फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे आ गए, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के टर्म्स में हमने बात करना स्टार्ट की, उस तरह से उसको प्रोग्राम करना स्टार्ट किया, और फिर हम कैसे जो है एस्पेक्ट ओरिएंटेड पे आ गए कि जो कॉमन जो है एस्पेक्ट्स हैं उनको कैसे जो है हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं। ऑल्दो कि ये अभी तक स्टिल ये जो अप्रोच है वो इतनी पॉपुलर नहीं हो सकी, और अभी भी लोग बहुत ज़्यादा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फिर हमने डिफरेंट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स की बात की कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, पैटर्न क्या है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है, कि ये सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम इसको अचीव करते हैं। रीफैक्टरिंग क्या है, डिज़ाइन क्लासेस क्या है, इस तरह की हमने डिस्कशन की। लेक्चर नंबर 11 and 12 was about user interface design, and it was based on chapter 11 of software engineering practitioners approach book, और इस पे हमने बात की कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन की इम्पोर्टेंस क्या है। वी सेड कि इंटरफेस मस्ट बी यूजफुल, यूजेबल एंड यूज्ड। यूजफुल इन द सेंस कि जो भी की फंक्शनैलिटी जो रिक्वायर्ड है वो उस सॉफ्टवेयर, उस सिस्टम, उस जो एप्लीकेशन को परफॉर्म करनी चाहिए, इजी टू यूज़ होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, दैट इज़ यूजेबल। और यूज्ड हमने कहा कि जब वो यूजफुल होगा और यूजेबल होगा तो होपफुली यूज़र विल यूज़ इट, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अच्छा इंटरफेस डिज़ाइन के लिए हमने बात की कि 3 गोल्डन रूल्स हैं। वी मे फॉलो दीज गोल्डन रूल्स। द फर्स्ट वन, प्लेस द यूज़र इन कंट्रोल, कि फोकस जो है वो यूज़र के ऊपर होगा, यूज़र जो है वो डोमिनेंट है इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर। और फिर सेकेंड हमने कहा कि वी नीड टू रिड्यूस द यूजर्स मेमोरी लोड, यूजर्स को कम से कम जो है उसकी मेमोरी की अपनी लिमिटेशंस हैं, तो उसको रिड्यूस करना चाहिए मेमोरी लोड को। और थर्ड वन वाज मेक द इंटरफेस कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर या फैक्टर है जो कि इंटरफेस के हवाले से भी और वैसे भी इन जनरल डिज़ाइन के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद हमने बात की कि एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोसेस क्या है, और इसके मेन जो स्टेप्स हैं वो इंटरफेस एनालिसिस एंड मॉडलिंग है, जहाँ पे हम एनालिसिस की बात करते हैं, इंटरफेस डिज़ाइन है, फिर उसी तरह से इंटरफेस कंस्ट्रक्शन या इम्प्लीमेंटेशन है, और फाइनली इंटरफेस वैलिडेशन है। लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने इंटरफेस एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस किया कि यूज़र एनालिसिस हमने यूज़र को जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है, टास्क एनालिसिस करना है, क्या मेन टास्क हैं, क्या सब टास्क हैं, कैसे जो है क्या एक्शंस हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट टास्क, और फिर उसके बाद हमें वी नीड टू डू एनालिसिस ऑफ द डिस्प्ले कंटेंट, क्या कुछ डिस्प्ले करना है, और वर्क इन्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ इंटरफेस एनालिसिस। फिर हमने इंटरफेस डिज़ाइन स्टेप्स को डिस्कस किया कि कैसे हम इंटरफेस एनालिसिस के अंदर जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं उसको डिज़ाइन करते हैं, और फिर हमने डिज़ाइन इश्यूज़ को डिस्कस किया, और डिज़ाइन इश्यूज़ जो सिस्टम इंटरफेस के हवाले से हैं या यूज़र इंटरफेस के हवाले से हैं, सिस्टम रिस्पांस टाइम क्वाइट इम्पॉर्टेंट, हेल्प फैसिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, क्या डिफरेंट लेवल्स हैं यूज़र हेल्प के लिए, और कितनी डिटेल्ड है, और फिर एरर इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग की बात की कि हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसको मीनिंगफुल बनाते हैं, और मेन्यू और कमांड लेबलिंग की बात की कि किस तरह से मीनिंगफुल टाइटल के साथ हम उसको प्रेजेंट करते हैं। फिर एप्लीकेशन एक्सेसिबिलिटी की बात की। एप्लीकेशन एक्सेसिबिलिटी में हमने बात की कि डिफरेंट तरह के यूजर्स होंगे, डिफरेंट तरह की उनकी लिमिटेशंस हो सकती हैं, उसको हमने देखना है। इंटरनेशनलाइजेशन की बात की, व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन द ग्लोबल मार्केट, तो डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट जो मार्केट सेगमेंट्स हैं उसको देखते हुए हम कैसे लोकलाइज कर सकते हैं अपने इंटरफेस को। और फिर हमने वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन इंटरफेस की बात की कि वो उससे नॉर्मल जो हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उससे हट के है थोड़ा, और उसके अंदर और बहुत ज़्यादा फोकस है इंटरफेस के ऊपर। तो वहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि लाइक एंटिसिपेशन है कि यूज़र को जो है वो इस तरह का इंटरफेस हो कि यूज़र को हेल्प आउट करे, और यूज़र जो है उसको जो है सोचना नहीं पड़े, उसको चीज़ों को सर्च नहीं करना पड़े, बल्कि सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्शन जो है थ्रू इंटरफेस मिलनी चाहिए, और कम्युनिकेशन इजी होनी चाहिए विद यूज़र, कंसिस्टेंट होनी चाहिए लेआउट, और इस तरह के डिफरेंट हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। और आखिर में हमने बात किया कि वी नीड टू एवेलुएट द डिज़ाइन, और डेफिनेटली अगर उसके अंदर कुछ रिफाइनमेंट्स होनी चाहिए तो उसको हमने करना है। लेक्चर नंबर 13 में हमने पैटर्न बेस्ड डिज़ाइन के ऊपर बात की, और ये चैप्टर नंबर 12 था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बुक का, और इसमें हमने कहा कि डिफरेंट पैटर्न की डिस्कशन जो हमने स्टार्ट की विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न, कि आपका कोई एक प्रॉब्लम है किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, वो बार बार उस तरह से अकर होता है, तो उसके लिए कोई अपने सोल्यूशन जो है वो सजेस्ट किया है, और ये सोल्यूशन जो है इस तरह से बहुत स्पेसिफिक भी नहीं है, उसके अंदर चेंज हो सकती है, लेकिन इट इज़ अ वे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, और एक इसको कहना चाहिए कि वेल टेस्टेड या रिलायबल जो है सोल्यूशन है उस तरह के स्पेसिफिक प्रॉब्लम और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं, डिफरेंट तरह के जो आपके सिनेरियोज हो सकते हैं, डिज़ाइन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसमें किस तरह के जो है वो सोल्यूशन होने चाहिए या क्या पैटर्न होना चाहिए, तो हमने उसकी बात की। और फिर हमने कहा कि हाउ वी कैन डिस्क्राइब द पैटर्न्स, और उसमें हमने बात की कि पैटर्न्स लैंग्वेजेस होती हैं जिसके अंदर पैटर्न का अपना एक हर पैटर्न को कैसे डिस्क्राइब करना है वो पैटर्न बताया जाता है, वो फॉर्मेट बताया जाता है कि ये पैटर्न क्या है, ये किस तरह के प्रॉब्लम को जो है वो डील करता है, इसमें सोल्यूशन क्या है, इसके कोई अपनी लिमिटेशन क्या है, इसके अंदर कोई और सपोर्टिंग पैटर्न या रेलेवेंट पैटर्न जो है वो क्या है। तो फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न डिस्कस किए। आर्किटेक्चर लेवल के ऊपर डिफरेंट पैटर्न्स हैं, डेटा के लिए डिफरेंट तरह के पैटर्न्स हैं, कंपोनेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट पैटर्न्स हैं, इंटरफेस डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट पैटर्न्स हैं, वेब एप्लीकेशंस के अपने पैटर्न्स हैं। और फिर हमने इसको इस तरह से भी कहा कि हम इस तरह से भी इनको क्लासीफाई कर सकते हैं पैटर्न्स को। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो क्रिएशनल पैटर्न्स हैं या स्ट्रक्चरल पैटर्न्स हैं या बिहेवियरल पैटर्न्स हैं। और फिर हमने स्पेसिफिकली बात की यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन पैटर्न्स की। उसके अंदर हमने कुछ पैटर्न्स को देखा, डिस्कस किया, जो कि हमें ज़्यादा इफेक्टिव या अच्छे यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन में हेल्प करते हैं।
लेक्चर नंबर 14 वाज अबाउट वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन और ये चैप्टर नंबर 13 था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रेसपेन बुक और इस पे हमने वेब एप्लीकेशन क्वालिटी को डिस्कस किया और उसके जो मेजर फैक्टर्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं क्वालिटी के लाइक यूजिबिलिटी का उसमें जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से ऑब्वियसली कि फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म हो रही है, कितना रिलायबल है, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डिफरेंट हमने फैक्टर्स जो है वो डिस्कस किए। इसके बाद हमने कंटेंट क्वालिटी की बात की कि जब हम वेब की बात करते हैं तो कंटेंट जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और कंटेंट के अंदर जो है उसके स्कोप की बात की, जो भी जिस स्पेसिफिक डोमेन के अंदर वेब एप्लीकेशन आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसके कंटेंट्स भी क्या उसी डोमेन से रिलेटेड है, अकॉर्डिंग टू द स्कोप है, उनकी डेप्थ क्या है, कितनी जो है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, अथॉरिटी क्या है कि वो जो कंटेंट्स अवेलेबल हैं वो कितने अथॉरिटेटिव हैं, किसने उसको अपलोड किया है, पोस्ट किया है, कौन ऑर्गेनाइजेशन है, कितने जो है वो अप टू डेट हैं, करंट हैं और कितना स्टेबल है आपका कंटेंट। ऐसा तो नहीं है कि हर दूसरे जो है दिन आपके कंटेंट जो है वो चेंज हो रहे हैं या आपको अवेलेबल नहीं है। फिर हमने डिज़ाइन गोल्स की बात की वेब एप्लीकेशन में और डिज़ाइन गोल्स जो है अगेन क्वालिटी से रिलेट करते हैं। जो भी आपके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप अचीव करना चाह रहे हैं तो थ्रू डिज़ाइन यू मेक श्योर कि वो आप अचीव करते हैं। एनीवेज डिज़ाइन गोल्स के अंदर हमने कहा कि सिंप्लिसिटी आपका डिज़ाइन गोल है, सिंपल होनी चाहिए एप्लीकेशन। कंसिस्टेंसी इज़ आल्सो डिज़ाइन गोल। इसी तरह से आइडेंटिटी, रोबस्टनेस, नेविगेबिलिटी, विजुअल अपील, कंपैटिबिलिटी, तो ये सारे जो है डिफरेंट डिज़ाइन गोल्स थे। फिर हमने वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन की बात की और उसके अंदर हमने कहा कि इंटरफेस इम्पॉर्टेंट एक जो है एरिया है या आप फैक्टर क्या लें, एस्थेटिक की बात की, नेविगेशन की बात की, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की बात की। तो ये डिफरेंट जो है लेवल्स के ऊपर आप वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। लेक्चर नंबर 15 से ऑनवर्ड हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी या क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर बात स्टार्ट की और ये तीसरा हमारा मेजर पार्ट था कोर्स का और इसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया सॉफ्टवेयर क्वालिटी के और ये लेक्चर बेस करता है चैप्टर नंबर 14 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बुक और इसमें हमने डिस्कस किया कि जो क्वालिटी है दैट इज़ मल्टी एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और इसके डिफरेंट जो है व्यूज़ हो सकते हैं। यूज़र का व्यू अबाउट द क्वालिटी वो डिफरेंट होगा, प्रोडक्ट व्यू जो है वो डिफरेंट होगा, इन कॉन्टेक्स्ट जो चेंज हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर्स व्यू डिफरेंट होगा, वैल्यू बेस्ड व्यू की हमने बात की। तो क्वालिटी को एक ही कॉन्सेप्ट को जब डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो डिफरेंट तरह से उसको जो है हम डिफरेंट तरह से उसको डिस्क्राइब करेंगे। फिर हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बात की कि वाई वी नीड क्वालिटी प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, और उसके अंदर हमने कहा कि इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू मेक श्योर करें कि हमारी जो प्रोडक्ट है, जो सॉफ्टवेयर है, वो एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट है। हमने बात की कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो यूज़फुल होनी चाहिए और इस पे पीछे मैंने आपको बात की कि जब यूज़र इंटरफेस की हमने बात की तो यूज़फुल हमने कहा कि जो इजी टू यूज़ होती है प्रोडक्ट, इजी टू लर्न होती है और फिर ऐड वैल्यू ऑफ अ प्रोड्यूसर एंड यूज़र ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, दोनों के लिए, जो कंज्यूमर है, जो यूज़र है, जो प्रोड्यूसर है, जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के लिए जो है उसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए और डिफरेंट उनके अगेन डिफरेंट पर्सपेक्टिव होंगे जब वो कहेंगे कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। जैसे डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इस तरह से देखेगी कि वो रीयूज़ हो सकती है एप्लीकेशन, वो ज़्यादा इजी टू मेंटेन है, जबकि यूज़र ये देखेगा कि वो इजी टू यूज़ है, इजी टू लर्न है और वो ज़्यादा एफिशिएंटली अपना काम कर सकता है। फिर हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स की बात की और हमने कहा इसमें गवर्नेंस क्वालिटी डायमेंशन को डिस्कस किया जो कि इन जनरल प्रोडक्ट क्वालिटी को जो है वो डिस्क्राइब करती हैं डिफरेंट डायमेंशंस को और ये आईटी या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। फिर हमने मैककॉल्स क्वालिटी फैक्टर्स की बात की कि ये ओल्डेस्ट क्वालिटी मॉडल है इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी की। जब हम बात करते हैं 70s के अंदर इसको प्रपोज किया था मैककॉल एंड हिज अदर फेलोज। और फिर हमने ISO 9126 क्वालिटी मॉडल की बात की और इसमें हमने ये कहा कि समहाउ ये मैककॉल और ISO जो मॉडल्स हैं
ये हमें क्वांटिफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं कि हाउ वी कैन असेस द क्वालिटी इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, या क्वांटिटेटिव वेज क्या है, किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। फिर हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी डायलेमा की बात की कि क्यों हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं, वो जो हमारी एप्लीकेशन है, वो क्यों इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। और इसमें हमने डिस्कशन की कि हमारे जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी की जो एक्टिविटीज़ हैं, क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ हैं, वो इतना सीरियस उनको नहीं लिया जाता, और वो फ्रॉम डे वन जो आपका प्रोडक्ट बनती है तो उस वक्त से जो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होती, और एट द एंड जो है वो टाइम कम होता है और बड़ी मिनिमल सी टेस्टिंग होती है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। फिर हमने कुछ फैक्टर डिस्कस किए कि हाउ टू अचीव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। लेक्चर 16 में हमने रिव्यू टेक्निक्स की बात की, हाउ टू रिव्यू द प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर या कोड कह लें आप, और ये चैप्टर 15 था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रेसमैन बुक। और सॉफ्टवेयर रिव्यूज को इन जनरल हमने डिस्कस किया कि रिव्यूज क्या होते हैं इन रियल लाइफ, इट इज़ अ वे टू असेस समथिंग। और सॉफ्टवेयर रिव्यूज की बात करते हैं तो हम कोड को रिव्यू करने की या उस प्रोग्राम को रिव्यू करने की बात करते हैं। और इसमें हमने बात की कि कॉस्ट इम्पैक्ट क्या होता है सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स का, अगर अर्ली फेजेस के ऊपर, अगर हम रिक्वायरमेंट फेज के ऊपर और डिज़ाइन फेज के ऊपर रिव्यू कर लें और वहाँ पे अगर अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें, तो इसको फिक्स करने की जो कॉस्ट है दैट इज़ मच लेसर देन फिक्सिंग द एरर और डिफेक्ट ऑन द लेटर फेजेस। जो अगर कोडिंग की फेज है, टेस्टिंग की फेज है या आफ्टर डिप्लॉयमेंट है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट आएगी। तो इसको हमने देखा कि अगर रिक्वायरमेंट्स फेज के ऊपर $1 जो है पर एरर जो है वो फिक्स करने की कॉस्ट है, तो ये आफ्टर डिप्लॉयमेंट जो है 120 हो जाता है। तो रिव्यू जो होते हैं नॉर्मली वो अर्ली फेजेस के अंदर होते हैं रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइन टाइम के ऊपर। और फिर हमने बात की डिफेक्ट एम्पलीफिकेशन मॉडल की कि कैसे जो डिफेक्ट्स होते हैं वो एम्पलीफाई हो जाते हैं, कैसे वो एक डिफेक्ट से कैसे और जो है डिफेक्ट्स या एरर क्रिएट होते हैं अगर उनको प्रॉपरली रिव्यू ना किया जाए, फिक्स ना किया जाए। फिर हमने बात की कि हाउ वी कैन एक्चुअली मेक इट मोर इफेक्टिव, और इसमें रिव्यू मैट्रिक्स की बात की कि जैसे प्रिपरेशन एफर्ट क्या है, असेसमेंट एफर्ट क्या है, रीवर्क एफर्ट क्या है, इनके थ्रू हम समहाउ क्वांटिफाई कर सकते हैं अपने रिव्यू प्रोसेस को कितना इफेक्टिव है। और फिर हमने दो तरह के रिव्यूज़ को डिस्कस किया कि मेन जो टाइप्स हैं दैट इज़ फॉर्मल रिव्यू एंड इनफॉर्मल रिव्यू। और फॉर्मल रिव्यू हो या इनफॉर्मल रिव्यू हो, उसके अंदर रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, रिव्यू रिपोर्टिंग होती है जो, और ये नॉर्मली फॉर्मल रिव्यू। इनफॉर्मल रिव्यूज़ जो है वो डिफरेंट तरह से हो सकते हैं, और इनफॉर्मल रिव्यू के अंदर भी लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी जो है वो वेरी करता है। तो फॉर्मल रिव्यूज़ के अंदर नॉर्मली रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, रिव्यू रिपोर्टिंग होती है, रिकॉर्ड कीपिंग होती है, और समहाउ या डेफिनेटिव रिव्यू गाइडलाइंस होती हैं जिसकी बेस के ऊपर जो है आप रिव्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 17 में हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की बात की। ये चैप्टर नंबर 16 था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बुक का, और इसके अंदर हमने डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कस किए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के, जैसे स्टैंडर्ड्स, रिव्यूज़ एंड ऑडिट्स, टेस्टिंग, एरर कलेक्शन एंड एनालिसिस, ये जो डिफरेंट की एलिमेंट्स हैं। और फिर हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टास्क को डिस्कस किया, और हमने एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया दैट वाज गोल, एट्रीब्यूट्स एंड मीट्रिक्स। हमने कहा कि वी हैव सम क्वालिटी गोल्स, उन क्वालिटी गोल से रिलेटेड कुछ आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स के लिए आपके कुछ मीट्रिक्स होते हैं, और उन मीट्रिक्स के बेस के ऊपर आप क्या करते हैं, उनको क्वांटिफाई करते हैं या असेस करते हैं कि किस हद तक आपने उन एट्रीब्यूट्स या उन गोल को अचीव किया है। रिक्वायरमेंट क्वालिटी की बात की, डिज़ाइन क्वालिटी की बात की, कोड क्वालिटी की बात की, और ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल इफेक्टिवनेस की बात की। और इसके अंदर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स भी देखे और मैट्रिक्स भी देखे। और फिर हमने स्टैटिस्टिकल क्वालिटी एश्योरेंस की बात की कि हाउ बेस्ड ऑन द डेटा वी मे हैव एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर प्रोडक्ट। और फिर हमने आखिर में बात की कि सॉफ्टवेयर रिलायबल होना चाहिए, और इसको हमने डिस्कस किया कि कैसे एरर्स या डिफेक्ट्स का जो है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है। लेक्चर नंबर 18 एंड 19 वाज अबाउट
टेस्टिंग द वेब एप्लीकेशंस, और ये चैप्टर नंबर 20 है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बुक का, और इसमें हमने क्वालिटी डायमेंशंस देखी फॉर वेब एप्लीकेशन, और फिर उसके बाद हमने टेस्टिंग स्ट्रेटजी डिस्कस की वेब एप्लीकेशन के लिए। वेब एप्लीकेशन डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस हैं, तो इसके लिए टेस्टिंग स्ट्रेटजी भी थोड़ी डिफरेंट है दूसरे प्रोडक्ट्स या एप्लीकेशन के मुकाबले में। और इसमें हमने बात की कि वी नीड टू टेस्ट द कंटेंट टेस्ट की बात की हमने, उसको कैसे डिफरेंट उसके जो पॉसिबल यूँ कहना चाहिए कि एरियाज हैं जिनको टेस्ट कर सकते हैं उनको देखा हमने। डेटाबेस टेस्टिंग की बात की और यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग की बात की, और उसके अंदर भी फिर हमने कहा कि किस तरह से हमारे पास क्या इंटरफेस मैकेनिज्म्स हैं, क्या यूजिबिलिटी टेस्ट हैं, क्या कंपैटिबिलिटी टेस्ट हैं। ये सारी डिस्कशन हमने लेक्चर नंबर 18 और 19 में की। और लेक्चर नंबर 19 में हमने फर्दर डिटेल में कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग की बात की कि जब वेब एप्लीकेशन में कंपोनेंट लेवल पे टेस्टिंग कैसी होगी, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग होगी, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हो सकते हैं, पाथ टेस्टिंग होती है। ये जो जेनेरिक हमारे पास एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, उसमें भी इस तरह के टेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने वेब एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात की। फिर नेविगेशन टेस्टिंग की बात की कि हमें उसके सिंटैक्स और सिमेंटिक्स दोनों को देखना है। फिर कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग की बात की, वी नीड टू टेस्ट बोथ साइड, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड, जो पॉसिबल या मोस्ट लाइकली कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको एटलीस्ट टेस्ट करना ज़रूरी है। फिर सिक्योरिटी टेस्टिंग की बात की कि सिक्योरिटी और जो डेटा प्राइवेसी है ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं, और इसके अंदर हमने कहा कि कैसे इसको मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारी जो वेब एप्लीकेशन हैं वो सिक्योर हैं। उसमें फायरवॉल की बात की, उसमें हमने ऑथेंटिकेशन की बात की, इंक्रिप्शन की बात की, ऑथराइजेशन की बात की, इनको हमने डिस्कस किया। फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग की बात की, और इसके अंदर लोड टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग को हमने डिटेल में डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 20 एंड 21 वाज अबाउट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 22 था ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो बुक है प्रेसमैन की उसका, और इसमें हमने बात की चेंज मैनेजमेंट की। और चेंज जो है वो अनअवॉइडेबल है, चेंजेस आती रहती हैं प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, इवन आफ्टर डिप्लॉयमेंट जो है रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं, तो आप उसको अपडेट करते हैं। तो जब अपडेट करने की बात आती है प्रोडक्ट को या सॉफ्टवेयर को, एट दैट टाइम वी नीड टू मैनेज इट प्रॉपरली, और इसको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी कहते हैं। और इसमें हमने कहा कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है उसको सिनेरियो कहा। एनीवेज हम ये कह सकते हैं कि जो चेंज कंट्रोल बोर्ड है, जो चेंज कंट्रोल अथॉरिटी जो है, वो की मेंबर्स उसके कौन होंगे, और वो किस तरह से ये सारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर हेल्प आउट करेंगे, चेंज को कैसे अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, कैसे उसको आगे लेके जाना है। और इसके अंदर हमने फिर डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कस किए चेंज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के। हमने कहा कि कंपोनेंट एलिमेंट है, प्रोसेस एलिमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, ह्यूमन एलिमेंट्स है, और फिर रिपोजिटरी की बात की कि जो भी डिफरेंट हमारे सॉफ्टवेयर हैं, प्रोडक्ट्स हैं, कोड्स या कंपोनेंट्स हैं, उनके डिफरेंट जो वर्जन्स हैं उनको कैसे सेव करना है। और फिर हमने इस पूरे प्रोसेस की बात की, उसके अंदर हमने कहा कि वी नीड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स जिनके हवाले से हमने ये सारी मैनेजमेंट करनी है। हमने लेक्चर नंबर 21 में वर्जन कंट्रोल पे बात की, और इसको डिटेल में डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट रिपोजिटरी होगी, उसके अंदर जो है वर्जन मैनेजमेंट कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मेक फैसिलिटी होनी चाहिए कि डिफरेंट जो कॉन्फ़िगरेशन जो पैरामीटर्स कह लें या सेटिंग्स कह लें, उसके थ्रू जो है आप एक स्पेसिफिक वर्जन क्रिएट कर सकें उस पूरे सिस्टम या सॉफ्टवेयर का, और इशू और बग ट्रैकिंग होनी चाहिए। फिर चेंज कंट्रोल की बात की, कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट की बात की, और इसमें हमने कहा कि जो टेक्निकल रिव्यूज़ होते हैं उसको जो है ये कम्प्लीमेंट करता है, और कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट के अंदर जो हम मैनेजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हैं उनको देखते हैं कि क्या वो प्रॉपरली जो है इम्प्लीमेंट हुई हैं या उसको प्रॉपरली देखा गया या नहीं देखा गया। स्टेटस रिपोर्टिंग की बात की, और फिर हमने बात की कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वेब एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे होगी, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है डिस्कस करने के वो थे कि कंटेंट के हवाले से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को कैसे ये चेंज करते हैं, ये फैक्टर्स हैं कंटेंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं और फ्रीक्वेंटली अपडेट होते हैं। इसी तरह से जो लोग
डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशंस बना रहे हैं, उनका बैकग्राउंड ऐसी का नहीं है, तो उनके लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है वो एक चैलेंजिंग टास्क है। फिर स्केलेबिलिटी की बात की कि एप्लीकेशन अगर बड़े स्केल की है या आप उसको किसी मीडियम स्केल से लार्ज स्केल की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट काफ़ी इशू होगा। और इसी तरह से पॉलिटिक्स का फैक्टर एक हमने डिस्कस किया कि विद इन ऑर्गेनाइजेशंस जो है समटाइम्स वो जो वेब एप्लीकेशन होती हैं उनकी ऑनरशिप, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये भी एक प्रॉब्लम होता है। लेक्चर नंबर 22 एंड 23 वाज अबाउट प्रोडक्ट मैट्रिक्स, और इसमें हमने बात की कि कैसे हम जो है क्वांटिफाई कर सकते हैं। जब हम क्वालिटी अश्योरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंट तरह की जो असेसमेंट है उसको कैसे हम नंबर्स में लेके आ सकते हैं। ये जो लेक्चर थे दोनों, ये चैप्टर नंबर 23 था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक में, और इसमें हमने जो क्वालिटी असेसमेंट को मेजरमेंट के साथ एसोसिएट किया और उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया कि जब तक हम उसको नंबर में लेके नहीं आएंगे तब तक उसको ऑब्जेक्टिवली जो है असेस करना मुश्किल होगा। और इसमें हमने फिर इन जनरल फ्रेमवर्क देखा रिलेटेड टू द प्रोडक्ट मैट्रिक्स, और हमने बात की कि ये 3 डिफरेंट इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, मेजरमेंट्स और मैट्रिक्स। और हमने बात की कि फॉर्मुलेशन होगी इसके अंदर कि वी नीड टू कम अप विद द मैट्रिक्स, किस तरह से हमने उसको असेस करना है, और फिर वो डेटा कलेक्शन की बात होगी, फिर उसकी एनालिसिस होगी, फिर उसके इंटरप्रिटेशन होगी, फिर उसकी बेस के ऊपर हमारी रिकमेंडेशन या फीडबैक होगा। और फिर हमने मैट्रिक्स कैरेक्टराइजेशन और वैलिडेशन की बात की कि हमें एक रेगुलर प्रोसेस के थ्रू जो है मैट्रिक्स प्रपोज करने चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए जो मैट्रिक्स हैं हमारे, और डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर या डिफरेंट एग्जांपल्स कह लें या डिफरेंट जो स्केल ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है उस पे अप्लाई करने के बाद हम उसको पब्लिक कर सकते हैं, या उसको हम वो रिलायबल मैट्रिक्स हो सकते हैं जिसको हम इन जनरल यूज़ कर सकें। फिर हमने मैट्रिक्स फॉर रिक्वायरमेंट्स मॉडल की बात की कि रिक्वायरमेंट्स की स्टेज के ऊपर क्या हमारे पास मैट्रिक्स हैं, फंक्शन बेस्ड मैट्रिक्स को डिस्कस किया। फिर स्पेसिफिकेशन की क्वालिटी को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, उसके लिए कुछ मैट्रिक्स को हमने डिस्कस किया। और फिर हमने डिज़ाइन मॉडल मैट्रिक्स की बात की, उस पे हमने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है उसके क्या मैट्रिक्स हो सकते हैं उसकी बात की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन जो है इस अप्रोच के अंदर हमारे पास क्या मैट्रिक्स हैं और कैसे हम उसको डिज़ाइन को जो है असेस कर सकते हैं या एवेलुएट कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 23 में हमने क्लास ओरिएंटेड मैट्रिक्स की बात की कि क्लास बेस के ऊपर जो है हमारे पास मैट्रिक्स हैं वो क्या है, जैसे वेटेड मेथड्स पर क्लास की बात की कि नंबर ऑफ जो मेथड्स हैं उसको हम काउंट करें और उसके थ्रू जो है हम असेस करें क्लास को। डेप्थ ऑफ द इनहेरिटेंस ट्री की बात की कि क्या डेप्थ है उस इनहेरिटेंस की, और इससे हमने देखा कि कम्प्लेक्सिटी जो है वो कैसे बढ़ेगी या कम होगी, या उसकी टेस्टिंग एफर्ट बढ़ेगी या कम होगी। कुछ और हमने मैट्रिक्स डिस्कस किए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कपलिंग, कोहेजन, और फिर हमने कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन मैट्रिक्स की बात की, और उसके अंदर हमने कहा कि 3 जो है सीज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कोहेजन, कपलिंग और कम्प्लेक्सिटी, और इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। फिर ऑपरेशन ओरिएंटेड मैट्रिक्स की बात की, इसके अंदर हमने कहा कि एवरेज ऑपरेशन साइज क्या है, इसको अगर मेथड लेवल्स जो आपके मैट्रिक्स हैं वो क्या है, ऑपरेशन कम्प्लेक्सिटी, एवरेज नंबर ऑफ पैरामीटर्स पर ऑपरेशन, इस तरह से बात की हमने। डिज़ाइन मैट्रिक्स हमने डिस्कस किए वेब एप्लीकेशंस के लिए, और इसी तरह से सोर्स कोड लेवल के ऊपर हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग के हवाले से हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, मेंटेनेंस के मैट्रिक्स क्या है। तो ये डिफरेंट मैट्रिक्स जो है लेक्चर 22 और 23 में हमने डिस्कस किए। लेक्चर नंबर 24 से ऑनवर्ड जो है आखिरी जो पार्ट था हमारे कोर्स का, दैट वाज एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या यूं कह लें कि एडवांस टॉपिक्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और उसमें जो पहला टॉपिक डिस्कस किया वो था सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, और ये चैप्टर नंबर 30 है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बुक का, और इसके अंदर हमने ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है उसकी इम्प्रूवमेंट की बात की, और हमने कहा कि ये एक रिसोर्स डिमांडिंग एक्टिविटी है और अच्छी खासी इसके अंदर आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, और फ्रेमवर्क इसके लिए हमने डिस्कस किया। और इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा कि डिफरेंट तरह के सपोर्ट ग्रुप्स हो सकते हैं,
और हमने मेच्योरिटी मॉडल और इमेच्योरिटी मॉडल्स को डिस्कस किया। मेच्योरिटी मॉडल में हमने सीएमएम को डिस्कस किया और इमेच्योरिटी मॉडल में भी हमने 4 डिफरेंट जो है वो लेयर्स या लेवल्स डिस्कस किए इमेच्योरिटी के रिलेटेड टू द प्रोसेस। और फिर हमने असेसमेंट और गैप एनालिसिस की बात की कि जो क्या की एक्टिविटीज़ क्या हैं जब हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। तो उसमें पहला जो है वो असेसमेंट और गैप एनालिसिस है, वी नीड टू असेस। और फिर हमने एजुकेशन और ट्रेनिंग की बात की कि हमें उनको एजुकेट करना होता है, ट्रेन करना होता है, जो भी हमारा स्टाफ है, प्रोजेक्ट टीम्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी और इन जनरल जो है इम्प्रूवमेंट के हवाले से, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के हवाले से, और स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट डोमेन या प्रोजेक्ट जो भी आप उसको कह लें। फिर सिलेक्शन एंड जस्टिफिकेशन की बात की कि जो भी आपने गैप एनालिसिस किया, असेसमेंट की, अब किस तरह का प्रोसेस चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोसेस सिलेक्शन करनी है आपने, उसको जस्टिफाई करना है। फिर इसी तरह से हमने बात की इंस्टॉलेशन और माइग्रेशन की कि वी नीड टू इंस्टॉल दैट प्रोसेस, जो भी आपने सूटेबल प्रोसेस सेलेक्ट किया है, अगर आपने उसको टोटली रिप्लेस करना है एग्जिस्टिंग प्रोसेस को विद न्यू प्रोसेस, दैट इज़ इंस्टॉलेशन। और अगर आपने कुछ चेंजेस करनी है एग्जिस्टिंग प्रोसेस के अंदर, माइनर या मेजर चेंजेस, दैट इज़ माइग्रेशन। और हमने कहा कि ये ग्रेजुअल होना चाहिए, ग्रेजुअल जो माइग्रेशन होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। फिर वी नीड टू एवेलुएट इट, और एवेल्यूएशन भी एक इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट की बात की उसके हवाले से, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के हवाले से, और डेफिनेटली जो है वो रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व है। ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो इसके अंदर चाहिए, और लोगों की विलिंगनेस, स्टाफ की, टीम की, टॉप मैनेजमेंट की, और डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स और उसके जो भी अपने फैक्टर्स हैं वो सारे जो है वी नीड टू एड्रेस different type of risk related to those different areas। और फिर हमने critical success factors की बात की, और इसमें हमने कहा कि टॉप मैनेजमेंट जैसे उसकी सपोर्ट है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टाफ है, टीम्स हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी जो विलिंगनेस है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 25 में हमने CMMI को डिस्कस किया कि ये एक इंटीग्रेटेड मॉडल है जो ओवरऑल आपको जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है, बेस करता है उसी मैच्योरिटी मॉडल पे, CMM पे। और इसको 2 तरह से हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूस मॉडल है या स्टेज मॉडल है। डिफरेंट जो आपके प्रोसेस एरियाज हैं उसके अंदर आपको डिफरेंट लेवल्स के ऊपर मैच्योरिटी बताता है, और ये डिफरेंट हो सकती है फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। और इसके अंदर हमने लेवल्स डिस्कस किए, वो वही CMM वाले लेवल्स उसी तरह के लेवल्स हैं कि इनकम्प्लीट, परफॉर्म, मैनेज्ड, और जो सबसे जो हाईएस्ट लेवल है दैट इज़ ऑप्टिमाइज, जिसके ऊपर हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे हम जो क्वांटिटेटिव फेज हैं असेस करने के और फिर इम्प्रूव करने के, उनकी बात करते हैं। और फिर इसके अंदर हमने एक एग्जांपल जो है डिस्कस की, प्रोसेस एरिया को एक को डिस्कस किया, और उसके अंदर हमने देखा कि एक प्रोसेस एरियाज के अंदर स्पेसिफिक गोल्स होंगे, उन स्पेसिफिक गोल से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस होंगी। इसी तरह से हर प्रोसेस एरिया के अंदर जनरल गोल्स भी होंगे और उनकी जनरल प्रैक्टिसेस भी होंगी। और फिर हमने कुछ और IT के हवाले से, जो IT इंडस्ट्री के हवाले से जो SPI फ्रेमवर्क्स हैं उनको देखा, स्पाइस को देखा, बूटस्ट्रैप को देखा कि ये किस तरह से ISO मॉडल्स को जो है वो कम्प्लीमेंट करते हैं। टिक IT की बात की हमने, और इसमें हमने कहा कि जो ISO का ISO 9000 जो जनरल क्वालिटी मॉडल है, स्टैंडर्ड है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए जाती हैं, तो वो अगर IT ऑर्गेनाइजेशन उसमें इंटरेस्टेड है तो टिक IT वहाँ पे सपोर्ट करता है। इसी तरह से फिर हमने पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस और जो टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस है उसकी बात की, ये भी टीम लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, कि उनको आप इंडिपेंडेंटली प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की बात की उस लेवल के ऊपर कि वो अपने लिए खुद से सेट करें प्लान, गोल और सारा कुछ करें। और इसी तरह से टीम लेवल पे बात की। फिर हमने बात की कि SPI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और जब आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज की जो एलोकेशन है वो बड़ी वाइज होनी चाहिए, तो उसके ऊपर हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्या आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और फिर हमने आखिर में बात की कि क्या करंट ट्रेंड्स हैं,
कि हमने कहा कि CMMI जैसे है बड़ा डिटेल मॉडल है और वो उसकी बजाय हमें एजाइल डेवलपमेंट की तरफ या एजाइल अप्रोच की तरफ जाना चाहिए। और ये जो डिटेल मॉडल्स हैं ये हमें एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर सिंपलर मॉडल्स या एजाइल मॉडल्स, और हमें की प्रोसेस या की एरियाज या की प्रैक्टिसेस को फोकस करना चाहिए और उसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेक्चर नंबर 26 एंड 27 इट वाज अबाउट सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, और ये चैप्टर नंबर 29 था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। और इसके अंदर हमने बात की यूनिफाइड थ्योरी ऑफ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन की, कि डिफरेंट रीजंस हैं कि क्यों सॉफ्टवेयर इवॉल्व होता है। और उसके अंदर जो है हमने देखा कि जैसे कंटिन्यूअस चेंजेस आती रहती हैं, उन चेंजेस के बेस पे आपका सॉफ्टवेयर इवॉल्व करता है। जब चेंजेस आती हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो आपकी मेंटेनेंस बढ़ती है, और मेंटेनेंस जो है जब तक उसको प्रॉपरली हम मैनेज नहीं करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उसमें हमने फिर बात की कि समटाइम्स वी गो फॉर द री इंजीनियरिंग, और री इंजीनियरिंग के अंदर क्या है कि री इंजीनियरिंग को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि रेडिकल चेंजेस सब प्रोसेस के अंदर करते हैं रिलेटेड टू द बिजनेस प्रोसेस और सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो दो तरह की है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उसको हमने डिस्कस किया। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल जो है उसको हमने डिस्कस किया। वी नीड टू हैव इन्वेंट्री एनालिसिस, कि आप लिस्ट डाउन करते हैं क्या कुछ आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं। फिर डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चरिंग होती है, उसके अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, कोड रिस्ट्रक्चरिंग होती है। ये सारे डिफरेंट हमने फेजेस डिस्कस किए। फिर रिवर्स इंजीनियरिंग को हमने देखा, डिटेल में उसको डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 27 में हमने रिस्ट्रक्चरिंग की बात की, और उसके अंदर हमने कोड रिस्ट्रक्चरिंग और डेटा रिस्ट्रक्चरिंग को डिस्कस किया। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की बात की। एक दफ़ा अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं और वी कम अप विद द स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स, तो हम उसकी बेस के ऊपर फॉरवर्ड इंजीनियरिंग पे जा सकते हैं। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि दो जो मेजर जो अप्रोचेस थी, मेन फ्रेम जो एप्लीकेशंस को हमने डेवलप किया या री इंजीनियर किया, तो दो अप्रोचेस थी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स। तो इन दो डिफरेंट तरह के आर्किटेक्चर्स के ऊपर हम लेके गए। और फिर हमने री इंजीनियरिंग के अंदर फिर अगेन इकोनॉमिक्स की बात की, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात की, तो जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा बिजनेस पर्सपेक्टिव या बेनिफिट का एलिमेंट नज़र आए, तो हम उसके ऊपर जो है फोकस करेंगे। और फिर हमने आखिर में बात की सॉफ्टवेयर रीयूज़ की, सॉफ्टवेयर रीयूज़ के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और उसके बेनिफिट्स को डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 28 और 29 के अंदर सॉफ्टवेयर रीयूज़ का कॉन्सेप्ट जो है फिर हमने उसको और मज़ीद डिटेल में देखा। ये चैप्टर नंबर 16 है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सोमरविली की बुक जो है, आइन सोमरविली की। और फिर इसमें हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया कि रीयूज़ के साथ क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फिर हमने रीयूज़ के जो डिफरेंट लेवल्स हैं या डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर रीयूज़ हो सकता है, जैसे एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स, लेगेसी सिस्टम रैपिंग, सर्विस ओरिएंटेड सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन्स, कॉट्स प्रोडक्ट रीयूज़, इनको हमने डिस्कस किया। इनमें से कुछ को हमने डिटेल में देखा। और फिर हमने की फैक्टर डिस्कस किए रीयूज़ के हवाले से कि वाई वी गो फॉर रीयूज़, और उसमें डेवलपमेंट स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट एक था, एक्सपेक्टेड सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम की बात की हमने। फिर हमने एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन के डिटेल में इसको देखा हमने। लेक्चर नंबर 29 में हमने कॉट्स कमर्शियल ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट जो है उसके रीयूज़ की बात की, उसके बेनिफिट्स को डिस्कस किया, उसके साथ जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनको डिस्कस किया। फिर हमने कहा कि दो डिफरेंट तरह के कॉट सिस्टम्स होते हैं, कॉट सोल्यूशन सिस्टम और कॉट्स इंटीग्रेटेड सिस्टम। और कॉट सोल्यूशन सिस्टम के अंदर एक मेजर जो एक टाइप या एक सिस्टम है दैट इज ईआरपी सिस्टम। तो ईआरपी सिस्टम्स जो है उनकी आर्किटेक्चर को हमने डिस्कस किया, उसके अंदर जो उसकी लिमिटेशंस हैं उसको डिस्कस किया। फिर हमने कॉट सोल्यूशन के इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया, और कॉट्स इंटीग्रेटेड सिस्टम के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 30 एंड 31 ये कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे हमने बात की। ये चैप्टर नंबर 17 है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बुक सोमरविली।
और इसके अंदर हमने कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पहले डिस्कस किया कि क्यों हम इसकी तरफ आए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो रीयूज का जो एलिमेंट था वो बहुत लिमिटेड था, तो इसमें हमने इसके एसेंशियल्स को डिस्कस किया कंपोनेंट बेस्ड के, कि इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होने चाहिए, कंपोनेंट स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, मिडलवेयर्स होने चाहिए, डेवलपमेंट सपोर्ट, प्रोसेस सपोर्ट होनी चाहिए। फिर हमने कंपोनेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो कंपोनेंट मॉडल है उसके एलिमेंट्स जो डिफरेंट हैं, इंटरफेसेस, यूजेज, डिप्लॉयमेंट, इनको डिस्कस किया। और फिर हमने जो सीबीएसई के प्रोसेसेस हैं उसको डिस्कस किया, और उसके अंदर दो प्रोसेस थे, डेवलपमेंट फॉर रीयूज और डेवलपमेंट विद रीयूज, के जब हम फोकस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको रीयूजेबल बनाना है, या फिर हम जब डेवलपमेंट करते हैं यूजिंग द वो कंपोनेंट्स जो कि इस पर्पस के लिए बनाए गए हैं जिसको रीयूज करना है हमने। आखिरी लेक्चर में 31 में हमने सीबीएसई फॉर रीयूज की डिटेल में बात की, पॉसिबल चेंजेस जो हो सकती हैं जब हम सीबीएसई फॉर रीयूज की बात करते हैं, और डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस किया। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है वो क्या होगा उसको डिस्कस किया। कंपोनेंट कंपोजिशन के हवाले से हमने बात की कि कैसे कंपोनेंट्स को जो है हम इंटीग्रेट करते हैं, उसमें 3 तरह की कंपोजिशन को हमने डिस्कस किया, सीक्वेंशियल, हायरार्किकल और एडिटिव को। और फिर कंपोनेंट्स इनकम्पैटिबिलिटी के हवाले से हमने 3 डिफरेंट जो है पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस किया कि पैरामीटर इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, ऑपरेशनल इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, और ऑपरेशनल इनकम्प्लीटनेस हो सकती है। और आखिर में हमने क्या किया, ट्रेड ऑफ जो है वो डिस्कस किए। और यहाँ पे हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया। और आई होप कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो एडवांस टॉपिक्स हैं और जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उस वो पूरी हुई होंगी इस कोर्स से। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।